इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर मुद्रा बचत एवं साख के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और हमारा जो चैप्टर है वो फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट होता है, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय डैश को ही जाता है। तो हमें वहाँ पर डैश में फिल करना है कि आखिर आंसर क्या होगा। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है कि हमारी अर्थव्यवस्था की डैश है। उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन है कि मुद्रा के विकास के इतिहास में मानव सभ्यता का विकास डैश। तो एक तो रुकिए, मैं इसके साइज को कैसे होता है, चलिए ठीक है। मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का डैश है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को डैश प्रणाली कहा जाता है। तो ये सबका आंसर आप देखो, मैं एक बार में बताते ही जाती हूँ, क्वेश्चन पढ़ने से फिर अलग से आंसर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले हो जाएगा कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को जाता है। दूसरा है मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की तो जीवन शक्ति है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी तो क्या हो जाएगा उपलब्धि है। फिर मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा एक अच्छा सेवक है। फिर है कि आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं और साख का मुख्य आधार विश्वास होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, यानी इसका हमें आंसर लिखना है। लघु उत्तरीय में क्या होता है कि आपको वर्ड्स थोड़े से कम लिखने होते हैं, दीर्घ उत्तरीय में वर्ड्स अधिक होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसपे एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। दूसरे शब्दों में किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहता है। उदाहरण के लिए गेहूं से चावल बदलना, सब्जी से तेल बदलना, दूध से दही बदलना, यानी कि जब हम सामान से सामान को एक्सचेंज करते हैं तो उसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। दूसरा है बौद्धिक प्रणाली क्या है। तो आप देख लो कि बौद्धिक प्रणाली का आविष्कार वस्तु विनिमय की कठिनाई को दूर करने के लिए हुआ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो सामान मुझे बेचनी है और आपको खरीदनी वो दोनों सेम ही हो सकता है। मुझे आलू तो बेचना है बट बदले में मुझे कपड़ा चाहिए और आपको आलू खरीदना, लेकिन बदले में आप बेच रहे हो वहाँ पर गाय, तो हमारे बीच तो डील हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि इसी को दूर करने के लिए बौद्धिक प्रणाली आई। बौद्धिक प्रणाली के विनिमय का सारा कार्य मुद्रा की सहायता से होने लगा। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है, फिर उस मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। चूंकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, इसलिए इसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यानी कि आप यहाँ पे देखो सारा चीज़ क्या है, तो वो मुद्रा के हाथ में ही पड़ता है। ये कैसे आएगा, हाँ, सारा चीज़ क्या है मुद्रा के अकॉर्डिंग ही चलता है, इसलिए इसको मौद्रिक विनिमय प्रणाली हम कहते हैं। और ये यहाँ पे अगर मैं आंसर अच्छे से समझाने लगूँ तो काफ़ी लेट हो जाएगा। और अब मुझे पता है कि आपने चैप्टर वाला वीडियो जरूर देखा होगा, नहीं तो आप चैप्टर वाला वीडियो एक बार देख लो हमारे चैनल पे, तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर है कि मुद्रा की परिभाषा दे। तो मुद्रा हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है जिसे आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय दिया जाता है। जिस वस्तु पर सरकारी चिन्ह या मुहर लगाई जाती है उसे मुद्रा कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अनेक परिभाषाएं दी गई है जो निम्नलिखित है। पहला है कि प्रोफेसर होटलेविट्ज के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। आप ये कुछ इनका याद रख लेना, अर्थशास्त्री का नाम, जिससे क्या होता है ना, लगता है कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ाई की है, मतलब आप ऊपर ऊपर से बात नहीं कर रहे हो, आपके पास प्रॉपर नॉलेज है इस टॉपिक को लेकर। फिर डैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। उसी तरीके से जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेलिगमैन ने कहा है कि मुद्रा वह वस्तु है जिससे सामान्य स्वीकृति प्राप्त वृद्धि ग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम मूल्य का मापक ऋण का भुगतान या मापदंड या संचय के साधन के रूप में कार्य करती है मुद्रा कहलाती है। तो ये तो मुझे पता है थोड़ा सा बड़ा है तो आप लोग को दिक्कत होगा, बट ये दोनों नाम याद भी रख लोगे ना और बाकी तोड़ फोड़ कर लिख दोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है। सर एटीएम क्या है, सभी लोग यूज़ करते हैं। एटीएम के बारे में आप सभी को पता है कि आर्थिक विकास की इस दौर में बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा प्रचलित
प्लास्टिक के एक टुकड़े को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। सही बात है, आप देखो कि एटीएम क्या है, बस प्लास्टिक का एक टुकड़ा है, फिर भी अब उससे क्या करते हैं कि यहाँ पे पैसे का लेन देन कुछ भी कर सकते हैं। एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, हम इसको इंग्लिश में कहते हैं एटीएम, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह मशीन 24 घंटे रुपए निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है, यानी संडे मंडे मतलब 24/7 सातों दिन 2400 घंटा ये स्टार्ट रहती है। आप जब चाहो उसमें पैसे डाल सकते हो और जब चाहो पैसे निकाल सकते हो, तो ये बहुत सुविधा है लोगों के लिए। फिर एक क्रेडिट कार्ड क्या है, तो क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझनी है ना, या फिर कोई भी चैप्टर अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँ, तो आप कमेंट कर देना, फिर मैं उस तरीके से भी आंसर देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि वीडियो का टाइमिंग थोड़ा बढ़ जाए, सो मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख लो क्रेडिट कार्ड का लिखा हुआ है बचत क्या है। तो आप देखो बचत हम लोग कहते हैं, मान लो कि 25,000 रुपया कमा रहे हैं और 20,000 महीने में खर्च कर रहे हैं और 5,000 को डाल दिया बैंक में, तो वो 5,000 क्या कहलाएगा, मेरा बचत कहलाएगा। तो वही होता है बचत, जो उत्पादन के कार्य में प्रयोग की जाती है, अर्थात कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तु पर किया जाता है, उसे बचत कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर कोई व्यक्ति 30,000 महीने का कमाता है और उसके महीने का कुल खर्च 25,000 है, तो बचा हुआ 5,000 ही बचत कहलाएगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साख क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पे है कि साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। यदि हम कहें कि अरुण की साख बाजार में अधिक है, तो इसका मतलब है कि उसकी ऋण लौटाने की शक्ति में लोगों को अधिक विश्वास है। इसी विश्वास के आधार पर एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को उधार देती है। प्रोफेसर जेड के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। अब जैसे देखो, आप किसी को कर्ज देते हो, तो आप हमेशा यही चाहोगे कि आप अपने उसी दोस्त को कर्ज दो जो मतलब होता है ना कि हमेशा भाई पैसे देते हो, ले लिया और फिर आपको जब आपको चाहिए वापस तो आपको लौटा देता है, फिर एक टाइम बता देता है, हाँ मैं इतने तारीख को दे दूंगा, दे देता है। बट कोई कोई फ्रेंड आपका या फिर रिलेटिव, कोई लोग ऐसे मिलते होंगे जो जब उनको हेल्प चाहिए होगा तब तो ले लेते, बट वो लौटा नहीं पाते हैं। तो आप देखो कि ये जो ट्रस्ट वाला जो होता है बात, वो एक ही बार होता है, यानी अगर पहली बार आपके साथ किसी ने उस ट्रस्ट को तोड़ दिया, तो फिर लाइफ में आप उस पर क्या करोगे, कभी भी बिलीव नहीं करोगे। तो यही क्या होता है, साख उसी व्यक्ति का अच्छा माना जाता है जिसमें ऋण लौटाने की क्षमता होती है और वो अपने कई बातों पर एक निश्चित समय में उसको लौटा देता है, ठीक है। फिर यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई पर प्रकाश डालें। तो आप देखो कि बहुत सारी कठिनाइयाँ भी है वस्तु विनिमय में। इसमें क्या होता है कि सामान के बदले सामान लिया जाता है। तो अब इसमें क्या परेशानी वो आप देख लो कि आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अभाव। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था जब ये लघु उत्तरीय में प्रश्न था कि जरूरी नहीं कि अगर मुझे जो बेचना है आपको वही खरीदना है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी हो सकती है। बाकी यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है कि वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता है जबकि दो विनिमय करने वाले व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तुएं हैं जिनके दोनों की आवश्यकता हो, है ना। फिर मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। अब क्या है कि इसमें मूल्य को मापना कठिन हो गया था। जिससे आप देखो कि हमने क्या किया था, तब तक पैसा तो आया ही नहीं था, तो हम क्या करते थे, सामान के बदले सामान एक्सचेंज कर लेते थे, ठीक है। तो अब बताओ कि 1 किलो सोना ले लो और 1 किलो कोयला ले लो, तो क्या दोनों एक ही रेट में मिलेगा या कोई सोना ज़्यादा महंगा मिलेगा। अब 1 किलो सोना के बदले कितना कोयला देना पड़ेगा। तो ये क्या था कि इसमें हम लोग मूल्य का मापन नहीं कर पाते थे कि आखिर एक्यूरेट दाम क्या लगेगा कौन सी चीज़ें का, और उसको हम किस चीज़ के बदले में लेंगे या फिर देंगे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। फिर है मूल्य संचय का अभाव। अब क्या है कि सामान के बदले आप सामान तो ले लोगे बट उसको स्टोर नहीं करोगे। जैसे अभी आप देख लो कि हमारा सैलरी मान लो कि 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो एक इंसान को जीने के लिए क्या 40, 50, 60 हज़ार काफ़ी है महीने का खर्च, ठीक है। बहुत भी खर्च करेंगे तो 60 हज़ार काफ़ी है हमारा, फिर भी 40 हज़ार बच रहा है। तो हम क्या
कर रहे हैं, इसको बैंक में डाल दे रहे हैं। बट अगर हमने सामान ही रखना था, ठीक है, बहुत सारा गेहूं के बदले 2 क्विंटल गेहूं के बदले हमने 2 किलो आलू ले लिया, तो अब क्या है कि पैसे को तो मैं जीवन भर स्टोर करके रख सकती हूँ, बट उस आलू का ऐसा थोड़ी है कि आज मैंने 2 ट्रक आलू ले लिया और जीवन भर वही चलाएंगे। ऐसा तो नहीं है, वो एक टाइम के बाद खराब हो जाएगा। तो वहाँ पे हम उसको स्टोर करके नहीं रख पाते हैं। दूसरा है सह विभाजन का अभाव। अब ये क्या है, आप देखो जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे हमने बोला कि नहीं मेरे पास मैं पूरा अपने खेत का गेहूं नहीं बेच रही हूँ, मैं आधा खेत का गेहूं बेच रही हूँ, आप उसके बदले मुझे गाय दे दो। तो वैसे थोड़ी कि मैं अगर आधे खेत का गेहूं बेच रही हूँ तो आप मुझे आधा गाय काट कर दोगे, आधा बकरी काट कर दोगे, नहीं। क्यों? इससे क्या हुआ कि उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है कि अब उसको बांट नहीं सकते हैं। अगर निर्जीव रहा तो बांट दिए, बट अगर वो सजीव रहा तो हम उसको कैसे बांटेंगे, बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर भविष्य में भुगतान की कठिनाई। अब क्या है, भविष्य में भुगतान की भी कठिनाई होती है। जैसे अगर हमने आज कुछ खरीद लिया और बोला ठीक है पेमेंट हम बाद में कर देंगे, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, चेक दे दिया, बट पहले क्योंकि सामान के बदले सामान था तो हम ऐसा नहीं कर पाते थे, ये दिक्कत होती थी। फिर है मूल्य हस्तांतरण का अभाव, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। जैसे अभी आप देख लो, मान लो कि अभी हम लोग सीतामढ़ी में, मैं सीतामढ़ी में रहती हूँ, ठीक है, अब मेरा मन है अयोध्या जाके रहने का, तो मैं अभी क्या करूँगी, यहाँ का मेरा जितना भी प्रॉपर्टी है वो सेल कर दूँगी और उसी पैसे को लेकर अयोध्या में जाऊँगी। फिर उस पैसे से मैं वहाँ खरीद के वहाँ पे मतलब वहाँ पे बस जाऊँगी। अब क्या है कि यहाँ पे तो मैं ज़मीन बेच रही हूँ, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली है तो यातायात तो होगा ही नहीं। तो पहली बात, हम अयोध्या जाएंगे तो वहाँ हम जो ज़मीन खरीदेंगे वो किस ज़मीन में खरीदेंगे। यहाँ तो हमने ज़मीन बेचा, पैसे लिया, फिर वहाँ जाके उस पैसे से फिर ज़मीन खरीदा, बट यहाँ पे तो हम सामान का एक्सचेंज कर रहे थे। तो अयोध्या की ज़मीन को हम सीतामढ़ी बैठे बैठे तो नहीं ले जा या फिर ले आ सकते हैं। तो ये दिक्कत होता था कि जो इंसान जहाँ रह गया वो अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉपर्टी को खास करके दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकता था, और अगर वो जाता है तो उसको क्या है कि अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर ही जाना पड़ता था, यानी वो उसको लेकर नहीं जा पाता था। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी लोगों को हस्तांतरण करने में। फिर है मुद्रा की कार्य पर प्रकाश डाले, यानी मुद्रा की क्या कार्य है। तो आप देखो, विनिमय का माध्यम, सबसे बड़ा इसका काम क्या है कि वो विनिमय करने का काम करती है। यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या होता है कि अब कोई चीज़ों को, अगर हम मुद्रा है हमारे पास तो हम आराम से मतलब खरीद लिए, बेच लिए। अब हम जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट, तो हम ऐसा थोड़ी है कि थोड़ा सा आलू रख लेंगे, 2 किलो 10 मीटर कपड़ा रख लेंगे, कुछ सोना रख लेंगे, चांदी रख लेंगे, उस पर रोड पे जाएंगे और जिसको जो मिलेगा एक्सचेंज करते करते आएंगे। बहुत दिक्कत हो जाएगा ऐसे में। अब क्या है कि हम आराम से क्या करते हैं, पैसा लेते जाते, जो जो चीज़ समझ में आया ले लिया और कैश एक बार में दे दिया, उसको पेमेंट कर दिया, कैश ऑनलाइन जो भी हमको करना है, मतलब पेमेंट हमने कर दिया, तो ये आसान हो गया। तो वस्तु जो है वो विनिमय का सबसे बड़ा माध्यम है, वो मुद्रा है। फिर मुद्रा का मापक, उसकी बात क्या है कि मूल्य, जो मुद्रा से क्या होने लगा कि हम लोग मूल्य का मापन करने लगे कि हाँ जो सोना है वो 40,000, अभी 40,000 नहीं 50 के आसपास है, एक भर मिलता है, यानी 10 ग्राम शायद होता है एक भर में, ठीक है, तो वो रेट है। वही अगर आप मिर्चा पाउडर लो तो वो आपको 100 ग्राम मिल जाएगा, मतलब 50-60 रुपये में शायद मिलता है। वही आप आलू लो उसका अलग रेट है, रुई लो उसका अलग रेट है, कपड़ा भी अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग रेट है। बट पहले क्या होता था कि इसके रेट का पता नहीं चलता था। तो ये क्या है कि मुद्रा से एक मतलब आसान हो गई ये चीज़ें। फिर मूल्य का मापक, आप देखो इसके डायरेक्ट अपोजिट है, ठीक है, यहाँ पे मूल्य का मापक आसान हो गया है कि हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ इतने की है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण, अब क्या है कि हम कोई भी चीज़ को, अभी मैंने बताया ना कि हम दूर दूर तक खरीद बिक्री कर सकते हैं। अब जैसे देखो, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो क्या है वो एक तरीके का दूर का ही तो शॉपिंग है कि हमने उस जो भी हमारी फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, जो भी है, वहाँ पे हम साइट पे गए, कपड़ा ऑर्डर किए, कपड़ा आ गया। तो क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखो कि मुद्रा नहीं रहती। तो ऐसा थोड़ी हम कपड़ा ऑर्डर कर लेते तो हमने सब पसंद कर लिया, बट अगले बंदे को भी पसंद करना होगा, फिर वो वहाँ से कपड़ा लेके आएगा, फिर मेरे घर कोई चीज़ देगा, हाँ ये मुझे दे दो, फिर तो बड़ा दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मुद्रा है तो बहुत आसान से हम लोग क्या कर रहे हैं कि दूर दूर बैठ कर भी शॉपिंग कर ले रहे हैं। साख का आधार, अब क्या है कि हम लोग, जैसे आप देखो कि हम लोग ऑनलाइन अगर कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको विश्वास होता है कि हाँ अगर मैं अपने ट्रैवल में इतना खर्च करके ये प्रोडक्ट वहाँ लेकर जाऊँगा तो क्या है, सॉरी कॉल आ गया था बीच में, वहाँ लेकर जाऊँगा, मैं म्यूट कर देती हूँ, हाँ, तो क्या है कि मेरी चीज़ें इतनी आसान हो जाएगी, मतलब वो खरीद लेगा मुझसे, तो ये कहीं ना कहीं क्रेडिट है।
दूसरी बात है कि पहले जैसे देखो कि मतलब हम लोग कर्ज लेने में दिक्कत होता था। कर्ज कैसे लेंगे? वैसा मैं थोड़ी कहूँगी कि ठीक है मेरे खेत में जो गोभी ज़्यादा हुआ है वो आप ज़्यादा रख लो और बाद में मुझे जब आपके खेत में ये होगा तो वो मुझे ज़्यादा देना। ये बड़ा दिक्कत वाला बात है, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है बीच में, ऐसे हो नहीं हो। बट ऐसे क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि चेक दे देते हैं कि हाँ आप भी चेक देखा आपने साइन करते हुए, बहुत बार देखा होगा। करो KBC जो होता है, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी कैश थोड़ी दिया जाता है, चेक ही दिया जाता है। बट वो क्या एक तरीके का मुद्रा ही होता है, बाद में आप जाकर उसको बैंक में दोगे और फिर वो आपको कैश दे देगा। दूसरा है कि हम लोग जो लोन ले रहे हैं, अभी आप देखो EMI पे फ़ोन मिल रहा है और लैपटॉप, जो भी आप चाहते हो EMI पे ले सकते हो। तो ये सब क्या है कि एक साख का काम है, यानी ये क्रेडिट के अकॉर्डिंग ही काम करता है और ये क्रेडिट के लिए मुद्रा बहुत जरूरी है। ओके, फिर मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। आखिर मुद्रा का महत्व क्या है? तो बहुत मुद्रा का महत्व है, जैसे देख लो यहाँ पर कि मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफ़ी महत्व है। यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए, यहाँ पे हट है बट यहाँ पे हटा लिखना, ठीक है, हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। यदि मुद्रा ना होती तो विश्व में विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कहीं भी संभव नहीं होती। सही बात है, चाहे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था ही हो, यहाँ पे क्या है, मुद्रा के बिना हम इसमें क्या कर सकते थे कि विकास नहीं कर सकते थे। यानी क्या है कि उसके विकास में मुद्रा का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रेस्कॉट के अनुसार यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत अवश्य है। ठीक है, यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जिस तरीके से आप देखो, हार्ट का बेसिकली क्या काम है कि वो पंप करने का काम करता है, बट किसको? ब्लड को। तो जो ब्लड है यानी जो मुद्रा है वो हमारे ही द्वारा, हार्ट क्या है, हम लोग हैं, हम उसको पंप कर रहे हैं, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट हो रही है। ठीक है, फिर अतः स्पष्ट है कि आधुनिक जीवन प्रत्येक दिशा में मुद्रा के आधार पर प्रभावित होती है। प्रोफेसर पिगू के अनुसार यहाँ पे कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। सही बात है कि उद्योग जो है वो पूरे तरीके से किस पे डिपेंड करती है, तो वो मुद्रा पे ही डिपेंड करती है। फलतः मुद्रा का आर्थिक जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ये हमारा मतलब 4th क्वेश्चन है। फिर लास्ट आपका 5, मतलब 2 क्वेश्चन बचा। मुद्रा की क्रमिक विकास के निम्न शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं। अब मुद्रा का जो विकास है वो हम लोगों को एक एक करके बताने कि आखिर मुद्रा अचानक से तो नहीं आया, स्टेप बाय स्टेप आया। तो देख लो, सबसे पहले आता है वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें क्या करते थे, हम सामान के बदले सामान लेते थे। फिर है वस्तु मुद्रा प्रणाली कि हम वस्तु के बदले मुद्रा दे दिए। फिर क्या करते थे कि जैसे आप देखो कि हम लोग अनाज लेते थे, जैसे कि ये चीज़ मुझे दे दीजिए, मैं उसके बदले आपको अनाज दे दूँगी, कपास दे दूँगी, गेहूँ दे दूँगी, तो उसको मुद्रा कह दिया जाता था। जैसे कौड़ी, कौड़ी सुना है, मैं इसे 2 फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो पहले क्या होता था कि जिस तरीके से अभी हम 5 रुपया 10 रुपये का सिक्का यूज़ कर रहे हैं, उसी तरीके से कौड़ी जो होता था कुछ इस तरीके का, मतलब ऐसे रुको मैं बताती हूँ, मतलब एक फिगर होता था, आपने देखा होगा, कौड़ी आप सर्च कर कर देख लो। तो ऐसे में क्या होता था ना, जो कौड़ी का काम होता था वो क्या करता था कि मतलब एक तरीके से मुद्रा का कार्य करता था कि इस चीज़ की कीमत इतनी कौड़ी है। तो वो देखो कि कोई मुद्रा नहीं है, उस पर कोई भी तरीके का मोहर या कुछ नहीं है, बट फिर भी हम उसको मुद्रा का स्थान दिए हुए हैं। तो ये आई थी वस्तु विनिमय के बाद मुद्रा विनिमय प्रणाली। फिर है धात्विक मुद्रा। अब क्या है कि कौड़ी वगैरह ये सबको हटा उठा के और फिर आया धात्विक मुद्रा। इसमें क्या थी, जैसे मुद्रा में पित्तल की, तांबा की, ये सब की धातुएं आ गई। फिर धातुओं की मुद्रा आ गई। तो ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल राउंड जैसे अभी हम सिक्का का यूज़ करते हैं, ऐसे से बीच में भारत माता बनी हुई है, ऐसी है ना ये वाला। तो ये सब, तो ये ऐसा वाला नहीं होता था। ठीक है, ऐसा वाला नहीं होता था, वो अलग टाइप का, बस ऐसे ही थोड़ा सा धातु होता था, बस उसको हम लोग मुद्रा की तरह बस थोड़ा सा पीट पाट के कैसे भी हो गया और उसको मुद्रा की तरह यूज़ करते थे। उसके बाद आया सिक्का, जिसमें सोने चांदी के सिक्के बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए थे। फिर पत्र मुद्रा आया। अब पत्र मुद्रा क्या है, जैसे आप देखो उसके अभी हम लोग जो 2000 500 ये सब जो नोट यूज़ करें, वो क्या एक पेपर का टुकड़ा है, उस पर लिखा होता है कि हाँ 500, मैं ग्राहक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, यही लिखा रहता है ना।
तो वो क्या पत्र मुद्रा में आ जाता है। फिर आया साख मुद्रा, जिसमें हम लोग चेक की बात करते हैं, ठीक है। अब साख मुद्रा क्या करती थी कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। जैसे मान लो कि अब हमको बिजनेस करना है सऊदी अरबिया जाके, ठीक है, तो अब हम यहाँ से उतना सारा कैश लेके इतनी लंबी दूरी अगर हम तय करेंगे तो हो सकता है मुझ पे जानलेवा हमला हो जाए, कोई लूट ले, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है। बट हम क्या करते हैं, नॉर्मली वहाँ जाते हैं, सामान जो लेना है ले लिया, वहाँ पे चेक देकर चले आते हैं। वापस हम यहाँ पे इंडिया पहुँचेंगे, फिर क्या है वो चेक वहाँ पे वो उसको ले सकता है, बैंक से जाके उसको एक्सचेंज करके अपना पैसा ले आ सकता है। तो ये आसान हो गई। कब, तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए आसान हो गई। फिर प्लास्टिक मुद्रा आ गई, जो हम लोग अभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब का यूज़ करते हैं, एटीएम कार्ड, ये सब क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक का एक टुकड़ा है जिसको हम लोग मुद्रा की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर साख पत्र क्या है, प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा, याद देख लो। एनसीईआरटी सारा ही इंपॉर्टेंट होता है, बस आप ये अगर क्लियर कर लेते हो, ज़्यादा नहीं पढ़ो चैप्टर, बस इसको अच्छे से याद कर लो, समझ के। सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही, चैप्टर समझा नहीं समझा, मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप चैप्टर पढ़ना छोड़ देना, बस बता रही हूँ। बट इसको कंप्लीट कर लोगे ना तो आपका मिनिमम भी, मैं कह रही हूँ, अगर आपको कंप्लीट याद है तो 80% तो आपका कहीं जा ही नहीं रहा है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर बिना चैप्टर पढ़े, बस क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ के याद कर लो। तो साख मुद्रा क्या है, आप देखो साख पत्र क्या है। तो साख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है जिसका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र के आधार पर साख या ऋण या आदान प्रदान होता है, ठीक है। कुछ प्रमुख पत्र इस प्रकार के हैं। चेक, जैसे चेक क्या है कि सबसे प्रचलित साख पत्र है। चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाला अपने बैंक को देता है। उसमें लिखित रकम उससे लिखित चयनित को दे दी जाती है। जैसे लिखा रहता है ना चेक पे कि हाँ मैं मतलब फलाना को दे रहा हूँ, उस पर साइन रहता है ये वो। अब मान लो कि मेरी बहन है, मैं बैंक नहीं जा रही, उसको उस पर उसका नाम लिख दिया, कैश डाल दिया इतने रुपये और उसको दे दिया, तो वो जाएगी बिना मेरे इसके, ठीक है। मैं नहीं भी जाऊँगी फिर भी काम होगा, वो जाएगी और बैंक में वहाँ से चेक की वजह से, चेक के बदले पैसा ले सकती है। तो ये हो गया। फिर है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो बैंक अपने किसी शाखा या किसी अन्य बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र पे लिखी हुई रकम उसे अंकित व्यक्ति को दे दी जाए। अब क्या, कई बार जैसे मान लो कि मैं अपना जो पैसा है वो बीओआई में जमा कर रही हूँ, बैंक ऑफ इंडिया में, और क्या है कि स्टेट बैंक से किसी व्यक्ति को चाहिए, तो वो क्या करता है, बैंक दूसरे बैंक को एक पत्र आता है बैंक ड्राफ्ट, उस पर क्या कर देता है कि लिख देता है कि ठीक है, ऐसा बीओआई का पैसा सेंट्रल बैंक से आप निकाल सकते हो, ऐसा करके साइन करके वो दे देता है। तो वो भी एक तरीके की साख मुद्रा है, ठीक है, विश्वास के आधार पे है। फिर यात्री चेक। अब ये क्या होता है, यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा कर पर यात्री बैंक के किसी भी शाखा से यात्री चेक प्रस्तुत कर मुद्रा प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और चौथा यहाँ पर आप देख लो कि प्रतिज्ञा पत्र है। यह भी एक प्रकार का साख पत्र होता है। इस पत्र में ऋणी की मांग पर या एक निश्चित अवधि के बाद उसे अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा करती है। जैसे देखो कि इस पे क्या हो गया ना, एक फिक्स टाइम रहता है, मान लो 1 करोड़ रुपया हम यहाँ पे दे दिए किसी को, उस पर 1 करोड़ लिखा हुआ है। अब क्या है कि उस पर डेट डाला हुआ है, अगला बंदा उस डेट को जाएगा वहाँ पर और वहाँ पे वो 1,000 रुपये, 1 करोड़ रुपये का जो भी टैक्स वगैरह, मतलब जो कुछ भी उसका पैसा होगा वो उसको निकाल सकता है। तो प्रतिज्ञा पत्र एक तरीके का होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साख पत्र थे। यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। बाय बाय, टेक केयर।